आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो लुसेंट का सब्जेक्टिव का जो पार्ट 3 है, इससे लुसेंट से पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, और इससे आगे चलेंगे। ठीक है। तीसरा नंबर टॉपिक है, तीसरा नंबर टॉपिक में है क्या है, तीसरा नंबर टॉपिक है, तीसरा नंबर टॉपिक है, तो ये इसमें तीसरा नंबर टॉपिक है, तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी कि पृथ्वी और उसकी भौतिक संबंध, सौरिक संबंध, पृथ्वी और उनके क्या होता है, पृथ्वी और उनके सौरिक संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश चक्र क्या है, साइक्लिक ऑफ, क्या है बोला, साइक्लिक ऑफ इल्यूमिनेशन, साइक्लिक ऑफ इल्यूमिनेशन न वैसे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब अगर हम बात मान, ये क्या है, अगर हम बात मानती यहाँ से देखा जाए तो हाँ, एक क्या है, एक मान के चलो क्या है, एक कोई पिंड है ना, अगर पिंड है तो अगर हम इधर एक क्या है, इधर एक लाइट है ना, इधर से लाइट आ रहा है, तो इस पर पड़ेगा तो ये इस भाग को दिखाई देगा, ये इधर दिखा देगा कि हाँ मुझे दिख रहा है, लेकिन इधर तो दिख नहीं रही है ये, और ये नहीं दिख रही थी, कहाँ तक लेने दी कि इसी बीच से नहीं दिखेगा, है ना, इसी बीच से ये क्या होगा, दिखना बंद कर देगा। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रकाश चक्र। क्या, तो प्रकाश चक्र क्या है, तो चक्र है वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के एक प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है ना, तो उसे बोलते हैं क्या, प्रकाश चक्र। ठीक है, प्रकाश चक्र। अगला क्या है, पृथ्वी की गति और पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, पृथ्वी के कितनी गतियां हैं, पृथ्वी के दो गति है, पृथ्वी के दो गति है। पृथ्वी कितनी गति है, पृथ्वी के दो गति है, एक दो गतियां हैं। पहला गति है घूर्णन गति। पहला गति क्या है, पहला गति है क्या है, पहला गति है घूर्णन गति। पहला गति क्या है, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या है, तो जिसे बोलते हैं रोटेशन, जिसे बोलते क्या है, रोटेशन बोलते हैं। घूर्णन गति है दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन भर रात होते हैं, और अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। इसके समझने के बाद समझते हैं, है ना, कि कैसे ये पृथ्वी अपने अक्ष पर, कैसे अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। तो यानी घूर्णन कर रहा है। अगर मान के चलो कि कोई यहाँ कील है और इस पर ऐसे करके है, एक कोई पिंड रखा हुआ है ना। अब नहीं तो गांव में एक जो आता था, वो बेचने वाला क्या होता है, लाई बना कर जो बेचता था, चीनी वाला जो होता था, तो घुराता है, नीचे घुराता था, लेकिन ऊपर ये कहता है यहीं तक, ये ऊपर से इस तरह से घूरते रहता है। उसी कारण है कि पृथ्वी की गति कितने, दो गति, तो कोई पहला गति था घूर्णन गति, और दूसरा गति है रोटेशन गति, जिसे रिवोल्यूशन गति, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो क्या है कि पृथ्वी सदैव, अगर ये मान लो, ये पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमता है। इधर ये पश्चिम हो जाता है, इधर क्या होता है, पूरब होता है ना। पश्चिम से पूरब घूमती है, रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। और इससे ही क्या कहते हैं, ये इधर से जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, ये अपने अक्ष पर इधर पश्चिम से पूरब से घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होता है। इसके कारण क्या होता है, दिन व रात होता है। इसके कारण क्या होता है, दिन व रात होता है। इसके कारण क्या होता है, तो दिन व रात होता है। इसके कारण क्या होता है, दिन व रात होता है, जिसके कारण क्या दिन व रात होता है। अतः इस गति को दैनिक गति कहते हैं। इसी गति को क्या कहते हैं, दैनिक गति। क्वेश्चन कोई पूछेगा, यानी कि मान के चलो गांव में एक जब धान का जो झाड़ते हैं व्यक्ति, तो वो कि धान जब झाड़ते हैं, तो धान झाड़ते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक पोवर निकलता है। पोवर से के साथ क्या होता है, धान का लत्ते भी चलाता है। तो लत्ती चलाता है, तो उसको क्या दमाही बोलते हैं, जिसे बोलते हैं दमाही बोलते हैं, दमाही करना। तो वो क्या करता है, गाय एक खूंटा यहाँ लगता है, और उसके पीछे क्या होता है, गाय बांधता है। गाय क्या करता है, पश्चिम से पूरब कैसे घुराते हैं, पश्चिम से पूरब के घुमाते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो ये जो लत्ती इधर उधर साइड में क्या है, तो वही पोवर है। जो पोवर चढ़ते वो क्या करता है, गाय क्या करता है, वो धान को झाड़ देता है। तो
इसी इसी प्रकार है पृथ्वी। पृथ्वी तो इसी प्रकार पृथ्वी घूर्णन करती है ना, जिसके कारण हम लोग क्या होता है, दिन और रात होता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है। अरे पृथ्वी के किसके कारण होता है? पृथ्वी अपने धुरी पर, अब पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो क्या होता है, भूमध्य रेखा पर अन्य वस्तुओं का जो रैखिक वेग होता है, अन्य वस्तुओं को जो रैखिक वेग होता है, अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है। अन्य स्थानों की तुलना में क्या होता है? क्या होता है? अधिक होता है ना। अन्य स्थानों की तुलना में क्या होता है? तो अधिक होता है। अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है। इस कारण क्या है? इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित देश भूमध्य पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। भूमध्य रेखा 3 द्वीपों से घूरता है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है ना, भूमध्य रेखा पर जितने कितने भूमध्य रेखा 3 महादेशों से गुजरता है। कौन कौन भाई? तो एक दक्षिण अमेरिका, और कौन है यह? अफ्रीका हो गया, और कौन हो गया? अफ्रीका हो गया, और एगो क्या होता है? अफ्रीका हो गया, और एगो एशिया, और क्या है? एक एशिया। एशिया के जो है ना, एशिया के जो कुल कितने देश से गुजरता है? 13 देश से। कितने देश से होकर गुजरता है? तो 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं रोटेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? तो रोटेशन के बारे में बात करते हैं ना, कि जिसे परिक्रमण काल जिसे बोलते हैं रेवोल्यूशन, या इसे वार्षिक गति बोलते हैं हम। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ हो ना, जब पृथ्वी ये यहाँ सूर्य है ना, तो पृथ्वी जो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी किस नंबर पर? यहाँ बुध आता है, शुक्र आता है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूरता है। अपने अक्ष पर जब घूरेगा तो वो जगह क्या है? उसे बोलते हैं घूर्णन गति। और जब ये सूर्य के चक्कर लगाएगा, ये यहाँ से मान कर ये सन है, सूर्य है, ये सन है, जब ये सन के चक्कर लगाता है, इससे ही क्या होता है? परिक्रमण करता है। ये सूर्य का परिक्रमण करता है। सन क्या है? तो बाबा है, जिसे बोलते बाबा का ही ये तो हेड, ये मालिक है। तो मालिक का भाई सेवा करेगा तो भाई यही सब ने, तो ये करेगा, परिक्रमा करेगा, है ना, क्योंकि ये परिक्रमा करेगा। तो वही साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन, सूर्य को परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना? 365 दिन हो जाता है, और 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमण करने में कितने दिन लगता है? 365 दिन, और 6 घंटे लग जाता है। नक्षत्र अब क्या है? सिडरल डे क्या होता है? सिडरल डे होता है नक्षत्र डे। एक माध्यान्ह रेखा के ऊपरी किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और यह 23 घंटे 56 मिनट का अवधि का होता है। नक्षत्र दिवस क्या होता है? नक्षत्र दिवस जो होता है साइडल नक्षत्र दिवस का एक मध्यान्ह रेखा के ऊपर, अगर मान के चलो कि पृथ्वी है, ये इसको हम बांटते, आधा बट गया, ठीक है, आधा बट गया। अब आधा बट गया तो ये आधा इधर चल गया, आधा इधर चल गया। अब मध्यान्ह मतलब कि मध्य में, तो मध्य में मान के चलो यहाँ, ठीक है, मध्य में यहाँ पर मान चलो इसके मध्य में ही, माने इसी के मध्य में। तो एक मध्य रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तर और इधर ये उत्तर होता है, और किसी निश्चित रेखा के उत्तर उधर ऊपर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि, 2 बार गुजर, एक कभी इधर गया कभी इधर गया, 2 बार गुजरने की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और यह जो है यह 23 घंटे या 56 मिनट की अवधि का होता है। कितने घंटे? 23 घंटे, ये होता है 23 घंटे और 56 मिनट की अवधि का होता है नक्षत्र दिवस, ठीक है। अब है क्या है? अब है कि सौर दिवस क्या है?
क्या है सौर दिवस। सौर दिवस है तो क्या है सौर दिवस। सौर दिवस क्या है, सौर दिवस के जब सोलर डे बोलते हैं जब सूर्य की गतिहीन मानक पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमा की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तब सौर दिवस कहा जाता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे की होती है, यानी कि वही सौर दिवस से क्या है कि ये सन है ना, ये सन है और ये सन है और इसके इसके चक्कर और इसके चारों ओर क्या है, तो ये जो इसके चारों ओर जो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी गति लगा कर रहा, और ये जो पृथ्वी जितने दिन में इसका परिक्रमा कर देता है यही शुरू इसे बोलते हैं सोलर डे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं सोलर डे। और ये सोलर डे कितने दिन का होता है 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है 24। सोलर डे कितना होता है, कितने घंटे का होता है 24 घंटे का होता है। सोलर डे कितने घंटे का होता है तो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का ये सोलर डे होता है। ठीक है, अब समझते हैं किसके बारे में, यानी कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। अब क्या अपसर्ग जैसे पेरीहेलियन की कहानी समझते पेरीहेलियन पेरीहेलियन जिसे बोलते हैं अपसौर। पेरीहेलियन जिसे बोलते हैं अपसौर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी जो है ना ये क्या था सन है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है तो अभी अभी हाँ पृथ्वी किससे गति करती है, पृथ्वी इधर से गति पड़ती पश्चिम से पूर्व गति करती। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में तो करती है, जिसके एक कोष पर सूर्य होता है। एक फोकस पर सूर्य होता है। जब वो पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में 3 जनवरी होती है, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 114.70 करोड़ होता है। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उपसर्ग की कहानी क्या है, उपसर्ग की कहानी है कि देखो ये कहाँ से ये इधर से इधर गति कर रहा है। एक समय होता है कि ये जो ना धीरे धीरे दीर्घ, क्योंकि ये दीर्घवृत्तीय गति करता है। दीर्घवृत्तीय गति कैसे बन सकता है तो ऐसे इसके नज़दीक ऐसे ही बनता है। तो कारण है क्या कि अगर सूर्य जब यहाँ पृथ्वी यहाँ चक्कर लगाते यहाँ चक्कर यहाँ लगाते यहाँ घूरते ये आ गया कैसे सब पास में आ जाए, सन के पास में जाए, सूर्य के पास में आ गया। तो सूर्य के जब पास में आ गया तो ये बाबू साहब इसके सब पास में आ गया। तो इसी कारण यही होता है, यही जब ये सूर्य के कहता है तो यहाँ बोल रहा है सूर्य के पर सूर्य होता है जिसके एक कोष पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास आता है, पृथ्वी एकदम सूर्य के सबसे अधिक पास आ जाता है, तब इसी घटना को कहते हैं क्या था उपसौर पेरीहेलियन। इसे क्या होता है और ये जो घटना होता है 3 जनवरी को होता है। ये घटना होता है कितने जनवरी का 3 जनवरी को होता है। ये घटना कितने जनवरी को होता है तो 3 जनवरी को होता है। अब इसको याद करें, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको याद कैसे कर सकते हैं, है ना। और इसको याद कर सकते हैं कि बोलेंगे कि ऊपर शोर ऊपर शोर ऊपर शोर ऊपर शोर ऊपर शोर ऊपर शोर उपसर मतलब कि ऊपर सर। ऊपर सर क्या है तो हम इसको बोलते हैं ऊपर सर। अगर हमारा सर यहाँ बैठल है कुर्सिया पर तो हम नीचे हम बैठल लिए, तब हम बोल रहे ऊपर सर ऊपर सर ऊपर सर ऊपर सर। आने की होले ई होले कि तो ई बोल रही तो ई होले कि हमारे ऊपर सर जी है, ऊपर सर जी हमें किए तो बोले कि उप सर। आई सब के कितने डेग पर हमारे सर जी है तो हमारे सर जी है 3 डेग पर। तो 1 डेग 2 डेग 3 डेग पर कुर्सियाँ लगा दिलिए, यहाँ सर जी हमारे बैठ गए। अरे अब हम यहाँ बैठल नीचे हम ये तेरा बोले ऊपर सर जी हमारे ऊपर सर जी ऊपर सर यहाँ हम बैठल ये जैसे बोल रही है ऊपर सर जी हमारे ऊपर सर जी ऊपर सर जी हमारे ऊपर सर जी। तो ये की होले उपसर होले। आ 3 डेग की होले 3 जनवरी को है ना, 3 डेग की होले 3 जनवरी को पृथ्वी के सूर्य के दिवस। और जब अब यहाँ से यहाँ निकट हो गए नज़दीक हो गए तब नाप लिए, यहाँ से यहाँ जब नाप दिली तो कितना हो गए तो नाप लिए कितना 14.70 करोड़ हो गई। कितना मीटर की दूरी में 14.70 किलोमीटर। कभी अब भूलेंगे नहीं भूलेंगे, कैसे नहीं भूलेंगे तो भैया आज किए हैं भाई, कैसे अब भूल जाएंगे। तो अब पेरीहेलियन क्या है
क्वेश्चन है कि पेरीहेलियन, पेरीहेलियन अभी हमने बताया कि पेरीहेलियन की घटना कब हुआ है। तब हाँ हम मान के कि ये हमारे मास्टर साहब है, यह मास्टर साहब है, यहाँ है हमें हलिए 3 डेग पर, 1 डेग पर, 2 पर, डेग पर, 3 डेग पर। यहाँ हम बैठल लिए 3 डेग पर बैठल लिए, यहाँ बैठल है हमारे ऊपर सर जी आ गए तो बोले उपसर 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 उपसर, तो उपसर ही बोले 3 डेग पर, 3 डेग मतलब 3 जनवरी को, 3 जनवरी को इस समय क्या होला 14.70 करोड़, 14.70 करोड़ से क्या आता है सूर्य, यहाँ सूर्य मान सूर्य सौर्य सौर्य मतलब सौर जी है सौर्य। और इसे ही कहते हैं और के नज़दीक में ये तो नज़दीक में ये तो 3 डेग पर थी तो ज़्यादा दूर में नहीं थी, यानी कि नज़दीक आ गए तो ये हो गए कि उपसर्ग की घटना हो गई। अब हम उपसर्ग की घटना हो गई, ठीक है। अब उपसर्ग की घटना हो गई, अब की है क्या है, अब उपसर्ग की घटना, ठीक। अब हम पढ़ते हैं एपीहेलियन, एपीहेलियन, एपीहेलियन क्या है, एपी 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 एपीहेलियन, एपीहेलियन अभी पढ़े पेरीहेलियन, अभी पढ़े के पेरीहेलियन, एपीहेलियन। तो पृथ्वी जब सूर्य के पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी हो तो अभी अभी कर ले। अब वही सर जी हम फिर ले लिए एग्जाम्पल ले लिए, सर जी हमारे देखिए जब बैठल है, एजा सर जी बैठल है, सर जी बैठल है। अब देखिए कोई भी मास्टर साहब देखिए जो पढ़े वाला नहीं होते ना विद्यार्थी, वो की करता है एकदम पिछुआ जा बैठते एकदम डर से, यहाँ देखिए स्टूडेंट बा बैठल के जा एकदम का है कि सर जी हमरा बोलते तो हमरा मरिए लग जती तू आ जाते कारण। तो ये जो है सर जी यहाँ जो पढ़े वाला विद्यार्थी है यहाँ जा बैठ गई, ये मान के सर जी है, यहाँ सर है, सर मतलब कि सौर है, ठीक है सौर है। तब बोले कि इतना नजदीक दूर हो गई, तब तो उस तो दूर हो गए तो ओकरा ऊपर की कोई असर बुझते, सर जी बोले थे को सर जी देखिए जे नजदीक बैठ के पढ़ो सर जी ओकरे में ज्ञान तो नहीं जी ज़्यादा बहुत ध्यान होता है। अब सर जी इतना दूर है स्टूडेंट भाग तो सर जी क्या ध्यान दो उतना नहीं दो, सर जी ध्यान दो बस स्टूडेंट नहीं दो तो नहीं दो है, तो ये बोले कि आप सर जोन आप सर यानी कि अफसर हो गया, आप सर की मारबो तोरा जो एक घटना की बोलते अफसर यानी कि अफसर घटना हो गया, अफसर के घटना हो तो ये जो स्थिति हो गई कि ना 1 डेग बढ़ गई, यानी कि 1 डेग बढ़ गई, लेकिन ये चल गई कितना में जुलाई में चल गई। ये घटना 3 जनवरी को हो रहा उपसर हो गया, लेकिन ये घटना जब आ गई, ये घटना गई 3 जनवरी को हो रहा, ये घटना हो गई 4 एक दिन बढ़ रहा है, लेकिन ये चल गए कहाँ जुलाई में, कितने दिन जुलाई में चल गया। ऐसे स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितने हो जाता है, जब ये दूरी हो जाएगा कितना 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर की हो जाता है, की स्थिति हो जाती है कितने 15.2 किलोमीटर। अब फिर से एक अवसर उपसर्ग के कारण घटना का फिर से रिवीजन करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये घटना जो बार पूछता है ना, और ये तुरंत रिवीजन कर लेंगे उसी में। देखिए यहाँ से देखिए मान के चलिए कि एगो हम चेयर बना लिए, नहीं तो ये बना लिए, एगो ले लिए ट्रेंगल, ट्रेंगल ले लिए। अब यहाँ ट्रेंगल ले लिए तो ट्रेंगल ले लिए तो एगो ट्रेंगल ले लिए तो एगो यहाँ से एगो यहाँ से एगो यहाँ एगो यहाँ एगो स्टूडेंट बैठले, फिर एकदम लास्ट में एगो अइले स्टूडेंट, तो उ जो लास्ट में यहाँ बैठले करकटाइया के, यहाँ बैठले एकदम लास्ट में स्टूडेंट, एगो स्टूडेंट एजा बैठले एगो फर्स्ट में बैठ गए। तो जे ई बदमाशी ज़्यादा करो है, तब बदमाशी करो तो एक बोलो कि ई है सर है, सर मतलब सॉरी है सर, ये बोले कि आप सर की करबो सर, जे हम तो एजा बैठ गलियो आप की करबो, तो बोल कि आप तोरा कुछ नहीं करबो, आप सर कुछ नहीं करबो, आप तोरा हम कुछ नहीं करबो। ई घटना जब कब हो गई तो 4 जुलाई को हो गई, 4 जुलाई। और एक इस समय जो दूरी कितना हो गई सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य और पृथ्वी है, ये जो स्टूडेंट बा कुछ ही है भैया, पृथ्वी ऐसा नहीं कि स्टूडेंट में मानियो, तो पृथ्वी है, पृथ्वी जो तो इसमें घटना बढ़ गई 15.1 करोड़ किलोमीटर, 15.1 करोड़ किलोमीटर बन गए। अब यहाँ एक स्टूडेंट बा बैठले, ये जो स्टूडेंट बा कि वो पृथ्वी है, लेकिन इस समय के 3 पर बैठले 1 2 3, तो यह 3 हो गया जनवरी में, एकदम जनवरी में। इस समय जो ये हो गया कितना 14.70 करोड़, 14.70 करोड़ के आता है नज़दीक आ गए, 14.70 करोड़ के आता है नज़दीक आ गए, ठीक। अब आगे हम समझते हैं अब क्या एपिसाइड है, क्या एपिसाइड रेखा के बारे में सोचते, एपिसाइड क्या होता है, तो अपसौरिक अरे अपसौरिक यानी कि अभी क्या अवसर अवसर और क्या उपसर और अपसर,
ऑप्शन ऑप्शन ई दोनों के बीच का डिफरेंस होले, इतना दूरी के बीच के ही यही दोनों के बीच के दूरी को निकाल के, ई दोनों के बीच के दूरी की निकाल के मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या सूर्य के केंद्र के से गुजरती है। और ये जो रेखा है कहाँ सूर्य के केंद्र से गुजरता है, ये जो रेखा है सूर्य के केंद्र से गुजरता है, इसे ही एपिसाइड रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे एपिसाइड रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे एपिसाइड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिसाइड रेखा कहते हैं। इसे कहते हैं एपिसाइड रेखा कहते हैं, कि इसे एपिसाइड रेखा कहते हैं। अब यहाँ क्या है, अक्षांश लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या है, लेटीट्यूड यानी कि विषुवत रेखा। लेटीट्यूड अक्षांश जो है, अक्षांश यानी विषुवत वृत्त से उत्तर दिशा में। अब वृत्त एक ठो वृत्त ले लीजिए, के लिए एगो वृत्त ले लिए, अरे ज़्यादा ये वृत्त ले लिए है, एक वृत्त ले लिए, अगर हम वृत्त ले लिए तो कि वृत्त क्या है, तो विषुवत वृत्त, ये क्या विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित इस किसी स्थान को कोने दूरी को अक्षांश कहते हैं। कोने दूरी को अक्षांश कहते हैं। कोने दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। यानी कि विषुवत वृत्त से उत्तर, अगर मान कर यहाँ इक्वेटर है, ये इक्वेटर, ये क्या है नॉर्थ साइड, ये क्या साउथ साइड, ठीक है। तो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान को कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र से पर बनता है। यह जो कोण कहाँ बनता है भाई, पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, और इसे विषुवत वृत्त में से दोनों और अक्षांशों में मापा जाता है। इसका विषुवत वृत्त से दोनों और अक्षांशों में मापा जाता है, दोनों और अंशों में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। अब विषुवत वृत्त जीरो अक्षांश के, विषुवत वृत्त क्या था, 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो कि सबसे लंबा दीर्घतम अक्षांश है, जो कि सबसे लंबा दीर्घतम स्थान है, और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित होती है। और ये कहाँ होती है भाई, पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित होती है। और विषुवत वृत्त को उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल, यानी कि विषुवत वृत्त को उत्तर एवं दक्षिण में 1 डिग्री के अंतराल में खींचे जाने पर 90 डिग्री अक्षांश वृत्त होती है। यानी खींचे जाने पर कितनी कितनी वृत्त होती है, 90 डिग्री अक्षांश वृत्त होती है। और यानी कि किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। किसी भी यानी कि क्या है, किसी भी स्थान का अक्षांश कितना डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है, 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है, नहीं होता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को क्या, तो उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर भाग, इसे कितने डिग्री हम माने, इसको कितने डिग्री माना गया है, इसको जो माना गया है, इसको माना गया 0 डिग्री, तो इसको 0 डिग्री माना गया, 0 डिग्री 0, और ये क्या है, तो दीर्घतम अक्षांश है, दीर्घतम अक्षांश है। इसे कितने माना, 0 डिग्री माना गया है ना, इसको 0 डिग्री माना गया। तो और इसके उत्तर को क्या उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, दक्षिण को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश समांतर के पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, अक्षांश समांतर काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम, पृथ्वी के चारों ओर पूरब, तो यानी कि एक अभी क्या, एक वृत्त बना, एक वृत्त हुआ, तब यहाँ से ये वृत्त हुआ, इधर से इधर, इधर से इधर, तो अभी क्या है, तो चारों ओर कहाँ से कहाँ, कैसे कैसे, तो भाई पूरब से पश्चिम, एकदम इधर से इधर एक लाइन बना हुआ, ऐसे बना हुआ है, एकदम ऐसे बना, तो ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ये क्या अक्षांशों का समांतर, ये क्या अक्षांशों को समांतर, इसे ही अक्षांशों को समांतर बोलते हैं। तो ये रेखा पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत वृत्त रेखा का समांतर खींची जाती है, अक्षांश रेखा कहलाता है, और अक्षांश रेखा कहलाता है। अथवा भूमध्य रेखा को से एक समान, अथवा भूमध्य रेखा, अभी क्या था, भूमध्य रेखा, अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा से 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा क्या है, तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा जिसे, इसे तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो विषुवत क्या था, भूमध्य रेखा जो है कितना, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री कितना है, तो 0 डिग्री का अक्षांश, 0 डिग्री का अक्षांश रेखा, 0 डिग्री क्या था, 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है।
अक्षांश रेखा 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है। अब क्या है कि अक्षांश रेखा अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होता है। अर्थात क्या होता है, इस पर जो स्थित सभी स्थानों का जो भी अगर अक्षांश पर 0 डिग्री, यानी कि अभी हमने क्या लिखा था, पृथ्वी बनाया था, क्या बनाया था, अभी क्या बनाया था, क्या बनाया था, क्या बनाया था, क्या बनाया था, बनाया था पृथ्वी, पृथ्वी बनाया था। तो यहाँ से ये 0 डिग्री का तो 0 डिग्री के अक्षांश है 0, और इस पर जितने भी स्थान स्थित होंगे उन सभी का जो अक्षांश कितना होगा, उन सभी का अक्षांश क्या होगा, 0 डिग्री होगा। उन सभी का जो अक्षांश कितना होगा, तो 0 डिग्री, उन सभी का अक्षांश 0 डिग्री का होता है। उन सभी का अक्षांश कितना होगा, तो 0 डिग्री का, 0 डिग्री का होगा। भूमध्य रेखा के यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा को इधर अगर ये रेखा ये उधर ये उत्तर वाला रेखा हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये दक्षिण वाला रेखा हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण रेखा हो गया। और रेखाएं हो गई, रेखा है दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है, 111। दो रेखाओं के मध्य दूरी कितने, 111। ये जो दोनों अभी रेखा लिया, ये दोनों की रेखाओं के बीच कितनी दूरी होता है, 111 किलोमीटर। यानी कि दो अक्षांशों की मध्य की कितनी दूरी होती है, 111 का किलोमीटर, 111 किलोमीटर का होता है। यदि यदि क्या है यदि यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तर एवं दक्षिण दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। अब क्या बोला, यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं, यानी कि समांतर को कितने डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री का, और एक पहले क्या डिग्री, कितने डिग्री के पहले डिग्री डिग्री के, अभी यहाँ क्या था, डिग्री के यहाँ बता रहा है डिग्री। देखो क्या है, 1 मिनट में एक डिग्री बराबर कितने होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि अगर 1 डिग्री के अंतराल में, 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री का अंतर कितना का, वही बता है 60 मिनट का, 60। यदि 1 डिग्री के अंतराल पर खींचती है तो पृथ्वी एवं उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में क्या था, 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 189 होगी। तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि विषुवत वृत्त को लेकर, विषुवत वृत्त को इसी तो विषुवत वृत्त कहते हैं, ये इसी को भूमध्य रेखा भी इसी को तो विषुवत वृत्त रेखा को भी इसी बोलते हैं, को लेकर कुल कितने अक्षांश के समांतर होंगे, तो कहते 179। कितने होगा, 179। कितना होगा, तो 179 होगा। भूमध्य रेखा है नहीं इक्वेटर, भूमध्य रेखा के उत्तर में 27 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 27 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब क्या है, यानी कि पृथ्वी, अगर ये क्या है, ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी है यहाँ, ये तो क्या थे, ये है इक्वेटर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं, है ना। अब ये जो है ना, अब इसके ऊपर उत्तर, उसके जो उत्तर है, इसके उत्तर है 27 डिग्री, इसे 27 से इसे कहते हैं क्या, कर्क रेखा। 37 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं। और इसके दक्षिण जो है ना, दक्षिण ये इसे बोलते हैं 27 डिग्री उसे बोलते हैं क्या था, मकर रेखा का कहते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर में 66 डिग्री को अक्षांश रेखा को का आर्कटिक वृत्त, और दक्षिणी रेखा में 66 डिग्री को अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और ये को जो है ना, एक फिर से एक वृत्त का इमेज लेते हैं बड़ा सा, और उसमें समझाने में यहाँ से एक वृत्त हम लेते हैं ना, पहले एक बड़ा सा वृत्त लेंगे, क्या लेंगे भाई, वृत्त लेंगे। अरे यार, एक वृत्त हो गया, ठीक। अब वृत्त हो गया, ये हो गया क्या, अरे यार, वृत्त लेंगे तो यहाँ ये हो गया क्या है, ये कहता है, इसे बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा बोलते हैं। अब भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके जो उत्तर में उत्तर हो गया, और ये हो गया क्या, ये मकर हो गया, मकर रेखा हो गया। फिर इसके ऊपर
इसके ऊपर ये क्या होगा, ये इसे इसे बोलते हैं कि आर्क, इसे क्या बोल रहे थे, आर्कटिक, इसके बोल रहे हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। फिर जस्ट इसका नीचे ये वाला, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ये कहता है ये जो है, ये जो है क्या है, ये जो है ये है भूमध्य रेखा है। तो कर्क रेखा अब क्या है, कर्क रेखा, अब कर्क रेखा पर स्थित, यहाँ क्या कर्क रेखा में निम्न देशों से होकर गुजरती है। अब उन देशों को हम थोड़ा सा इमेज में देखने की कोशिश करते हैं ना, कर्क रेखा को कौन कौन से देशों से गुजरते हैं उसके उसको इमेज हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखेंगे क्या है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरता है ना, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरता है। कर्क रेखा देखो यहाँ, ये कर्क रेखा जो है किन किन देशों से गुजरता है। तो कर्क रेखा कौन कौन किन किन से देशों से गुजरता है देखेंगे। कर्क रेखा देखो, ये क्या है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है, कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है ना। अब कर्क रेखा जो गुजर रही है क्या है, कर्क रेखा देखो कि ताइवान, कर्क रेखा कौन कौन से गुजर रही है, तो ताइवान, ये देखो ये ताइवान, ये ताइवान है, ताइवान हो गया, फिर चाइना हो गया, ये चाइना हो गया, ताइवान है यहाँ, चाइना हो गया, चाइना के बाद फिर चाइना के बाद म्यांमार, म्यांमार यहाँ हो गया, ये म्यांमार हो गया, म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी कर्क रेखा गुजरती है। फिर इंडिया, इंडिया से भी कर्क रेखा गुजरती है। फिर ओमान हो गया, ओमान, ओमान के बाद फिर ओमान, ओमान के बाद फिर यहाँ यूएई, छोटा सा जो है यूएई। फिर ये क्या है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरबिया, फिर इजिप्ट हो गया, फिर क्या था, इजिप्ट के बाद लीबिया हो गया, फिर निगार हो गया, निगार, फिर क्या था, निगार के बाद फिर अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद फिर माली हो गया, माली के बाद फिर वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा हो गया। और उसके बाद कहता है, उसके बाद हो गया क्या था, फिर उसके बाद हो गया क्या था, हो गया ये मोरितानिया, 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 मोरितानिया हो गया, फिर क्या बहमास हो गया, फिर मेक्सिको हो गया, मोरितानिया, मोरितानिया हो गया, और क्या था, बहमास और मेक्सिको का। इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक, इसका ट्रिक भी है ना, इसका ट्रिक देखो, इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है कि मैं अल्जीरिया वाले मामा, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ, मैं अल्जीरिया, अल्जीरिया वाले, अल्जीरिया वाले मामा के साथ, मामा के साथ, साथ साथ इनाम, इनाम लेने, इनाम लेने यूएई गई थी। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ चाची, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभालेगी। तो बताओ तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभालेगी। मोर से मैं से मेक्सिको हो गया, मैं से मेक्सिको, से अल्जीरिया का, बहुत से क्या था, अल्जीरिया हो गया, मोर से क्या था, यहाँ से मोर से क्या था, मोर से हो गया, मोर से हो गया क्या था, मोर से क्या था, माली हो गया, मोर से मारतीनिया हो गया, इससे इजिप्ट, इससे क्या था, इजिप्ट, इससे इजिप्ट हो गया, इजिप्ट हो गया। फिर कहता है ना, इनाम, इनाम से कहता है, इससे इजिप्ट हो गया, ना से नाइजर हो गया, मो से म्यांमार हो गया, नौ से इनाम हो गया, यहाँ से नाइजर, ये कहता है इजिप्ट हो गया, नाइजर हो गया, ये म्यांमार, फिर यूएई, फिर यूएई के बाद फिर क्या था कि, तो बताओ, बताओ से बहमास, तो से ताइवान, ओ से ओमान, फिर कहता है चाची, चाची के चार चीन, चाची चार चीन, चाची चार चीन हो गया, चीन हो गया, फिर बाघ, यानी कि बाघ हो गया बांग्लादेश, मोर से मेक्सिको, मोरक्को, 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 और कहता है ऐसे सऊदी अरब, संभाली, संभाली से सऊदी अरब, बहुत से भारत, और लो से कहता है लिबिया। ये सभी है क्या है, तो कर्क रेखा पर देश है ना, ये सभी क्या है, ये सभी कर्क रेखा पर, ये सभी कर्क रेखा पर देश है ना, कर्क रेखा पर देश है। तो भी क्या मैंने पढ़ रहा था, यूएसए पर है ना, यहाँ पर। अब क्या, अब मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। अब मकर रेखा को भी समझते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा के बारे में हम थोड़ा सा समझ। इसमें जो है मकर रेखा पर की एक ट्रिक है ना, मकर रेखा पर कहता है, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर जो है ना, मकर रेखा पर जो स्थित है देश का ट्रिक है क्या, केव, CAV, केव,
पीएनबी केव पीएनबी से मुंबई आया। क्या है? तो आया मुंबई आया मुंबई आया। केव कहाँ से? मुंबई से मुंबई आया केव। सी से क्या था? सी से चिली। सी से हो गया चिली। आ से अर्जेंटीना। ब से ब्राज़ील। पो से पराग्वे। एन से नामीबिया। बी से बोत्सवाना। एस से साउथ अफ्रीका। यार इस साउथ अफ्रीका। फिर क्या था? एम से मेडागास्कर। ए से ऑस्ट्रेलिया। एम से मेडागास्कर। एम से मेडागास्कर। एम से मोजाम्बिक और ए से ऑस्ट्रेलिया। कितने देश है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 देश है। कितने देश है? 10 देश। क्वेश्चन पूछेगा कि मकर रेखा पर कौन कौन सा देश है, तो क्या बोलेंगे? फिर से हम रिवीजन करते हैं, है ना। मकर रेखा पर कितने देश है? मकर रेखा पर कितने देश है? लिखेंगे कि केव जो है ना, केव पंजाब से मुंबई आया। पंजाब से कहाँ आया? पंजाब से मुंबई आया। तो यहाँ से पंजाब से मुंबई। सी से क्या भाई? सी से क्या है भाई? सी से क्या है? सी से चिली है। सी से क्या है? चिली से। आ से अर्जेंटीना। बी से क्या है? ब्राजील। पी से क्या है? पी से पराग्वे। एन से नामीबिया। बी से क्या है? ब्राजील हो गया। बी से अभी तो क्या था? बी से बोत्सवाना। बी से एगो बोत्सवाना है ना। बी से एगो बोत्सवाना है। ये क्या है? ये बोत्सवाना है। और ये क्या? ए से साउथ अफ्रीका। एम से मेडागास्कर। एगो एम से क्या था? एम से क्या? एम से मेडागास्कर। एम से क्या था? एम से मोजाम्बिक। और ए से आया ऑस्ट्रेलिया। कितने देश है? 10 देश। और कर्क रेखा पर अभी कितने देश आ चुके थे? कर्क रेखा पर कितने देश है? तो कर्क रेखा पर कितने देश है? कर्क रेखा पर देखते हैं, कर्क रेखा पर कितने देश है ना। कर्क रेखा पर कितने देश है ना? कर्क रेखा पर कितने देश है? तो कितने देश? 18 देश। कर्क रेखा पर कितने देश है? तो 18 देश। कर्क रेखा जो है 18 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन? तो कहते हैं मैक्सिको है, अल्जीरिया है, माली है, मारितानिया है, इजिप्ट है। इजिप्ट है। इजिप्ट के बाद कहता है, इजिप्ट हो गया, नाइजर हो गया, म्यांमार हो गया, यूएई हो गया, बस बहामास हो गया, ताइवान हो गया, और ओमान हो गया, चाड हो गया, चीन हो गया, और बांग्लादेश हो गया, मोरक्को हो गया, सऊदी अरब हो गया, भारत हो गया, और लीबिया हो गया। भारत और लीबिया हो गया, है ना। भारत और लीबिया इनसे होकर गुजरती है। अब यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ बोल रहा है कि विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। अब क्या है? अब विषुवत रेखा के बारे में समझते हैं। विषुवत रेखा किन किन देशों से? विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा जो है ना, किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है इक्वाडोर कहाँ है विषुवत रेखा? ये देखो, इक्वाडोर, कोलंबिया के बाद फिर क्या? कोलंबिया के फिर ब्राज़ील। अब विषुवत रेखा का इक्वेटर ये है ना, इक्वाडोर। तो क्या था? इक्वाडोर हो गया, जस्ट इसके क्या था? कोलंबिया का जस्ट ब्राज़ील हो गया। ये हो गया। ये साउथ और ये अफ्रीका ये है। और ये क्या है? अब फिर अगले किससे गुजरता? फिर यहाँ से ये हो गया, कहते हैं कि ये हो गया, कांगो। ये कांगो हो गया, ये देश कांगो हो गया। और ये रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ये भी कांगो, रिपब्लिक ऑफ द कांगो। कांगो तो और ये क्या? गेबोन। ये देश गेबोन के बाद चेक, कांगो गणराज्य हो गया। और फिर लोकतांत्रिक कांगो, ये डेमोक्रेटिक कांगो और कांगो रिपब्लिक कांगो, दो कांगो को गुजरता है। फिर युगांडा के बाद फिर कहता है युगांडा के बाद केनिया, युगांडा के बाद केनिया के बाद सोमालिया के बाद फिर कहता है सोमालिया के बाद क्या? मालदीव। सोमालिया के बाद क्या था? मालदीव के बाद फिर इंडोनेशिया के बाद क्या? किरीबाती। फिर इंडोनेशिया के बाद किरीबाती एवं लाओस और तिमोर। और क्या है? कौन कौन से? लाओस और तिमोर। लाओस एगो छोटा सा यहाँ देश होगा, तो लाओस और तिमोर। लाओस यहाँ इक्वेटर पर नहीं, लाओस और तिमोर से भी गुजरता है। तो यानी कि एक विषुवत रेखा पर निम्नलिखित कौन से? इक्वाडोर हो गया। इक्वाडोर के जस्ट सटल होगा कि कोलंबिया से जस्ट, फिर कोलंबिया से जस्ट सटल होगा कौन सा होगा? तो ब्राज़ील। फिर इधर आ जाओ, तो जस्ट घुसता है, तो जैसे गेबोन से फिर कहता है तो लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य रिपब्लिकन कांगो में फिर कहते हैं डेमोक्रेटिक कांगो
इक्वाडोर में, दोनों में घुसता है। उसके बाद फिर कहाँ जाता है, फिर जस्ट घुसता है जस्ट केन्या, उसके बाद लगले क्या है उसका युगांडा, युगांडा के जस्ट लगले क्या केन्या, युगांडा के जस्ट लगने के क्या है क्या है तो अरे ये यार हम लोग गलती बताते थे, ये क्या था, ये जो है ना ये है ये क्या था, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका, ये है एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है ना। तो यहाँ से क्या था, यहाँ से कौन कौन था, फिर केन्या, केन्या के बाद फिर क्या था सोमालिया के बाद क्या था मालदीव, सोमालिया के बाद क्या था, सोमालिया के बाद मालदीव आता, मालदीव के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में किरीबिती, किरीबिती के बाद क्या था, तो बाद क्या था साओ तोमो और प्रिंसिपे, साओ तोमो और प्रिंसिपे, ये सभी क्या आता है तो इक्वेटर यानी कि विश्वत रेखा का देश, विश्वत रेखा का देश है, विश्वत रेखा के देश है ना, विश्वत रेखा का देश है। योग्य, अब चलते हैं आगे, हम तो समझते हैं क्या चीज़ के बारे में, हाँ अब देशांतर के बारे में हम समझने का काम करते हैं। देशांतर, देशांतर क्या था, देशांतर है लोगिट्यूडनल, लोगिट्यूडनल का भी एक, लोगिट्यूडनल के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लोगिट्यूडनल का एक भी पिक्चर एक लोगिट्यूडनल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ क्या है कि देशांतर रेखा है, देशांतर जिसे बोलते हैं, ये क्या है लोगिट्यूडनल देशांतर रेखा है। तो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणांतरक दूरी को उस स्थान को देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। उत्तर और ये उत्तर के और ये दक्षिण, ये जो रेखा मिलाया है, ये दोनों रेखा मिलाए, इसे ही क्या देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, देशांतर रेखाओं की लंबाई कितने बराबर होती है, और ये रेखाएं देशांतर की लंबाई क्या तो बराबर होता है, और ये जो रेखाएं समांतर नहीं होती, ये रेखाएं क्या समांतर नहीं होती है, और ये रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये क्या आती, ये रेखाएं क्या आती, ये रेखाएं उत्तर एवं ये रेखाएं उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु पर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। यानी कि यहाँ से ये कहता है, अभी हमें इक्वेटर के बारे में पढ़ रहा था ना, इक्वेटर को, ये तो लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड हो गया और ये लेटीट्यूड हो गया अगर के यहाँ जो है इक्वेटर। अब यहाँ से क्या होता है देखो, इधर से आएगा तो इधर देखो फैल के जाएगा है ना, फिर आएगा ध्रुव की और आएगा तो बढ़ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ध्रुव से अगर यहाँ पोल है, पोल से अगर हम विषुवत इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाती है, तथा विषुवत रेखा पर इसके जो बीच की दूरी अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी कितना अधिकतम होता है, 11.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना एवं में कठिनाई थी, इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान माध्यान्ह रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री होता है। प्रधान माध्य, इसके बीच में ये जो है ये क्या है, इसके बीच में ये जो रेखा है क्या, ये जो बीच में ये जो रेखा है, ये यहाँ से ये, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो इसे ही क्या थे, इसे जीरो मान दिया गया है, तो ये जीरो, अतः ये हम प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। इस देश का मान 0 डिग्री होता है, इस देश का मान कितना होता है, इस देश का मान 0 डिग्री होता है, मान 0 डिग्री, इस देशांतर का मान 0 डिग्री होता है। और इससे हम 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्य रेखा को बाईं ओर की रेखाओं को पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर की रेखाओं को पूर्वी देशांतर कहते हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध और क्रमशः जो है ना पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं, और ये जो है पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी की देशांतरों की तक की थी देशांतर रेखा को ही रेखा 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री
180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री देशांतर की गणना करते हैं, और इसे 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, क्या है? एक ही रेखा है, और गोलाकार होने के कारण पृथ्वी एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे, गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाता है। और 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का की समय लगता है। यानी 1 डिग्री दूरी पृथ्वी को, क्वेश्चन क्या, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी गोरे, यानी गोरे के नाम से जानते हैं। यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी किस नाम से जानते हैं? दो देशांतरों का, कि यहाँ से यहाँ इस दोनों के बीच की दूरी को क्या किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से, गोरे के नाम से जानते हैं। शून्य अक्षांश, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अक्ष देशांतर अटलांटिक महासागरों में काटती है। शून्य यानी कहाँ काटते हैं? अटलांटिक महासागरों में। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ काटती है? तो अटलांटिक महासागरों में काटती है। मानचित्र एवं गोलों पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं, मानचित्र एवं गोलों पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं, भौगोलिक राशि रेखा जाल कहते हैं। मानचित्र एवं गोलों पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद को, इसे क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा कहते हैं, जाल कहते हैं, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भौगोलिक रेखा, जियोग्राफिकल रेखा जाल बोलते हैं, रेखा जाल कहते हैं। संक्रांति का सोलस्टिक्स क्या आता है? तो सूर्य के उत्तरतम एवं दक्षिणतम की सीमा को संक्रांति कहते हैं। सूर्य अगर सूर्य उत्तरतम एवं सूर्य जो है ना, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को ही क्या होता है? संक्रांति कहते हैं। संक्रांति क्या होता है ना? सोलिस्टिस क्या होता है? सोलिस्टिस क्या होता है? सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन को ही क्या होता है? सूर्य एवं उसके उत्तरायण एवं दक्षिणायन को क्या कहते हैं? तो संक्रांति कहते हैं। और कर्क संक्रांति क्या है? कैंसर ऑफ सोलिस्टिस क्या होता है? अगर ये जो है ना, कैंसर ऑफ ये क्या है? ये तो अभी है, ये जो यहाँ से इसको लिया है ना, इसको जो लिया है, ये तो उत्तर है, ये क्या है? उत्तर है, और ये दक्षिण है ना। ये तो यहाँ से किसी बीच में, यहाँ से ये क्या है? ये क्या है? एक इक्वेटर है, ये उत्तर के। तो सूर्य जब उत्तरायण और दक्षिणायन के की सीमा को, दक्षिणायन की सीमा को ही क्या कहते हैं? संक्रांति कहता है। और कर्क संक्रांति क्या है? अगर ये जो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होते हैं, यानी कि सूर्य यहाँ है, सूर्य की जो है 21 यहाँ पर, यहाँ धीरे धीरे करके बढ़ के यहाँ आ जाता है ना। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, और इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयतनयांत कहते हैं। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगर सूर्य जो उत्तर के चल गया, और उत्तर के चल के सीधे, और कहाँ वो भी कहाँ पहुँच गया? जाके कर्क रेखा पर, है ना। वो जब कहाँ पहुँच गया? कर्क रेखा पर जब पहुँच गया है, तो कर्क रेखा पर पहुँच गया, और उस दिन क्या होता है? वो वहाँ जब पहुँच गया तो पूरा दिन बड़ा कर देगा, वहाँ जाके सबसे बड़ा दिन कर देगा। और ये दिन कब होगा? 21 जून को। एक दिन क्या होता है? ये जो दिन कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है। ये कहता है 21 जून का। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में जो है ना, नॉर्वे में कहाँ? नॉर्वे में नॉर्वे में अर्धरात्रि जो है ना, अर्धरात्रि के समय, जब आधा रात हो जाता है, सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है, 21 जून को दिखाई देता है। अब मकर संक्रांति क्या है? कैप्रिकॉर्न ऑफ सोलिस्टिसिटी। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति अभी कब बोल रहा था कि मकर संक्रांति यानी कि पृथ्वी है, ये कहता है, ये तो इक्वेटर है, इक्वेटर इसे उत्तरायण बोलते हैं इसे। और यहाँ ये जो कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा है। और ये जो अटलांटिक वृत्त होता है, इसके ऊपर अटलांटिक वृत्त, ये अटलांटिक वृत्त है ना। तो 22 दिसंबर को, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है। सूर्य कहाँ आ जाता है भाई? मकर रेखा पर लंबवत होती है। इसे ही मकर संक्रांति या शीत आयनात कहते हैं। और इस दिन जो है सूर्य, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? दिन होता है। इस वक्त इक्विनॉक्स क्या है?
विषुव क्या है? 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है ना, इक्वेटर पर आकर के सीधी चलती है। कब कब ये? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर दोनों, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों दिन है ना, सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है, इसे भी तो पड़ती है। किरणें, सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी पर कहते हैं दिन और रात बराबर होता है, इसे ही विषुव कहते हैं। दिन और रात बराबर होता है, इसे ही क्या कहते हैं? विषुव विषुव कहते हैं। 23 सितंबर, क्या था? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु ऋतु होती है। 23 सितंबर को कितना? 23 सितंबर जो है ना, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को की स्थिति इसके विपरीत है, होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बसंत ऋतु आती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या शरद ऋतु होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु होता है। तथा कितना दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु होता है। और 21 मार्च और से लेकर 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में, 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि के बीच उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सूर्य के जो प्रकाश होता है 12 घंटा या उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ती जाती है, दिन की अवधि धीरे धीरे भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की जो अवधि कितनी होती है? 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का जो प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध ध्रुव की ओर बढ़ती है, दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने की तक दिन व 6 महीने तक रात होती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुके होने के कारण दिन एवं रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य ग्रहण क्या है? सोलर इलिप्स क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो यानी कि ये क्या था? सूर्य है, यहाँ था क्या? पृथ्वी। पृथ्वी नीला ग्रह दे दो, नीला है ना, नीला। चंद्रमा को ब्लैक मानो, डब्बा। तो क्या बोला कि जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में यहाँ चंद्रमा आ जाता है, ये क्या? मून हो गया, ये क्या है? अर्थ हो गया। आ जाता है तो जो पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने के से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है। चंद्रमा के कारण सूर्य की जो है ना, चंद्रमा के आ जाने के कारण क्या? तो सूर्य की चमकती सतह, सतह जो है चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। किसको? पृथ्वी वाले को नहीं दिख पड़ती है, लगती है। तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण का, और जब सूर्य का पूरा सूर्य की ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या, न्यू मून भी ही होता है। न्यू के पूर्ण अमावस्या को तब हमेशा कहता है अमावस्या का दिन। पूर्ण ग्रहण का आता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या का दिन होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या का दिन होता है। जब जब अब कहता है ये कहता है सन है, ये क्या है? ये अर्थ है। तो अब क्या? जब सूर्य और अब क्या? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में। जब सूर्य और क्या था? सूर्य है और क्या? अर्थ है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच ये और यह मून
जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं जो पड़ती है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे ही चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रमा हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून की रात्रि में ही होती है। चंद्रमा जो है चंद्रमा जो है, अगर चंद्र ग्रहण हमेशा कहाँ पर होते, पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्ष पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्रग्रहण लगता है, तभी चंद्रग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण के समान चंद्रग्रहण भी आंशिक रूप अथवा पूर्ण हो सकता है। समय का निर्धारण करता है। एक देशांतर का अंतर होने पर सूर्य में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर का अंतर होने में तो सूर्य में कितने होते हैं, तो 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी जो है ना, पश्चिम से पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर, ग्रीनविच पर अगर मान करो, ग्रीनविच पर यहाँ के मान कर ग्रीन मेरिडियन रहेगा, तो ग्रीनविच पर ये पृथ्वी जो इधर से इधर गति करते हैं ना, तो बोला क्या, तो यहाँ बोल रहा है कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, फलतः क्या होता है कि ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर अगर कोई व्यक्ति अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से बढ़ेगा तो यहाँ पूरब से की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है। प्रत्येक देशांतर पर कितने मिनट के, तो 4 मिनट बढ़ जाता है। तथा पश्चिम जाने पर क्या होता है, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता है, यानी कि 4 मिनट बढ़ता है। जब पश्चिम, अब यहाँ जब आता है, इधर आता है तो कितना घटते जाता है, ये घटता है, इधर बढ़ता है, घटता है। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला में गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच माध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच माध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार मानकर किया जाता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में हो, उनका समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे आगे बढ़ होता है, और जो पश्चिम में होगा उसका जो है उनका समय ग्रीनविच से कितना पश्चिम होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों और तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। क्योंकि इस रेखा के जो है ना, इस रेखा के दोनों और तिथियों में से एक दिन का अंतर होता है। कितने दिन का, एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 देशांतरों के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 180 देशांतरों के बीच कितना, ग्रीनविच और 180 देशांतरों के बीच कितने घंटों का अंतर होता है, 24 घंटों का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। कितने घंटे की लगती है, अभी यह क्या था, 0 डिग्री मेरिडियन लाइन है ना, अब यहाँ 0 डिग्री मान ली, तो यहाँ इधर जो पूर्वी और तो कितना घंटे का लगेगा, 12 घंटे का लगेगा, 12 घंटे के लगते हैं। एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है, और ये क्या था, इधर आगे हो गया। इसी प्रकार अगर 0 डिग्री से कोई व्यक्ति 180 डिग्री इधर पश्चिम जाते हैं तो ये घट जाता है, और 12 घंटे घट जाएगा पीछे जाएगा। तो यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों इसमें कितना है, 100 पूर्वी एवं पश्चिम देशांतर में कुल कितना है, यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व और एवं पश्चिम देशांतरों में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। एक दिन रात का उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार है ना, ग्रीनविच पर क्या ना, ग्रीनविच पर अगर यहाँ मान करो क्या बृहस्पतिवार है, ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार है और 25 सितंबर 2003 है, 3 को दोपहर के 12 बजे, दोपहर के कितने 12, दोपहर के 12 बजे हो तो
तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी, 180 अगर के उदाहरण के लिए, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 को मध्य रात्रि में होगी। तो मध्य रात्रि होगी, मतलब मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 को, 24 सितंबर 2003 को दोनों अलग अलग तो 24 सितंबर 2003 को की मध्य रात्रि होगी पश्चिम देशांतर में। और इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के 180 डिग्री देशांतर के दोनों और दो अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा को पूर्व की ओर अगर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है, और जब इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है: ट्रेवल टू ईस्ट वन डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस्ट। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री है, देशांतर रेखा का अनुसरण नहीं करती है। यह 180 डिग्री देशांतरों के दाईं या बाईं मुड़ जाती है, ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह या न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागरों में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक महासागर और चुक्की सागर और बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागरों से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कौन कौन है? आर्कटिक सागर, चुक्की सागर फिर बेरिंग स्ट्रेट और क्या था, प्रशांत महासागर से गुजरते हैं। आर्कटिक सागर और चुक्की सागर, आर्कटिक सागर, चुक्की सागर और बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। कौन को? तो कहता है आर्कटिक सागर और चुक्की सागर और बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागरों से होकर प्रशांत महासागरों से होकर गुजरती है। 1884 में 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस में 180वें याम्योत्तर को देशांतर करते को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि विभिन्न देशों के मध्य रात्रियों के कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। यानी बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। समय जोन व मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया। विश्व को कितने जोनों समय में बात करें? 24 समय जोनों में विभाजित किया गया। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात क्या था? प्रत्येक जोन कितने डिग्री? 15 डिग्री के बराबर होता है। 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच याम्योत्तर को 0 देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरती है। यानी कि ग्रीनविच जो क्या है, ग्रीनविच जो याम्योत्तर है 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड, नाइबेरिया, ग्रीनलैंड कहते इसको हम आगे देते हैं गिरिना बेबी सोप आली फास्मा बुर्किनो घाना, दक्षिण अफ्रीका। यानी कि ग्रीनलैंड, नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुना के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है।
जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। चूँकि 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 पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में स्थित है, जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में स्थित है उनका समय जो है ना ग्रीनविच उनका पीछे समय होगा। पृथ्वी पृथ्वी लगभग पृथ्वी लगभग पृथ्वी लगभग पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360, पृथ्वी लगभग कितना 24 घंटे में लगभग 360 डिग्री घूम जाती है, एक घंटे में 15 डिग्री, एवं 4 मिनट में एक डिग्री, 4 मिनट में कितना 4 मिनट में एक डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में से 15 डिग्री पूरब में, इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 6 यानी 60 मिनट, अर्थात कितना 60 मिनट होगा, अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटे आगे, अर्थात ग्रीनविच के समय में कितना 1 घंटे का अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम की ओर समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी कारण जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, उस समय घड़ी पर में दिन के 12 बजते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है के मानक समय माना गया है। वो यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तो उस समय से भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, 5:30 बजते शाम को कितने बजते हैं, यानी ग्रीनविच में जब दोपहर को 12 बजते हैं तो उस समय भारत में कितने 5:30 बजते हैं। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में स्थित है। ग्रीनविच कहाँ है? यूके में स्थित है। ग्रीनविच कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित, यूके में स्थित है। मानक समय 7.5 डिग्री के पूर्ण गुणक में लिया जाता है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन, रूस में 11 समय जोन और तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोनों की व्यवस्था की गई है। विषुवत रेखा क्या है? इक्वेटर क्या है? इक्वेटर यानी कि पृथ्वी की मध्य सतह से होकर गुजरने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों से बराबर दूरी पर है, वह शून्य अक्षांश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी अक्षांश गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध क्या? कटिबंध जोन इसे बोलते हैं। कटिबंध को जोन बोलते हैं। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इन भागों को कटिबंध कहते हैं। प्रत्येक जोन को क्या है तो क्या ताप के आधार पर बांटा कहते हैं, इसे ही क्या जोन करते हैं। उष्ण कटिबंध जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल ऑफ जोन कहता है। तो विषुवत रेखा है ना, ये कहते हैं विषुवत रेखा, एक विषुवत रेखा यानी कर्क रेखा हो गया, कहते हैं इसे आर्कटिक रेखा, तो मकर का अंटार्कटिक रेखा हो गया। तो बोल रहा है कि तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और मकर रेखा से 30 डिग्री उत्तर। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का भाग, यहाँ वर्ष में 2 बार शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म होता है। तो यानी कि इस भाग का जो मौसम होता है, यानी कि इस भाग यहाँ से ये जो हरदम क्या होता है, गर्मी होगा। यहाँ हरदम क्या होगा तो गर्मी होगा, है ना। यहाँ क्या होता है गर्मी। उपोष्ण कटिबंधीय क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय जो है 30 से 45, यहाँ 30 से 45, यहाँ भी 30 से 45, 30 से 45 उपोष्ण कहते हैं। 30 से 45 तो 30 से 45 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीनों ताप अधिक और कुछ महीनों ताप कम होता है, उसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उसे बोलते हैं कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, उसे बोलते हैं इस एरिया, इसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, इसे बोलते हैं क्या होता है उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। अगला क्या उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। आप शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं टेम्परेट जोन क्या है तो 45 डिग्री से 60 डिग्री टेम्परेट जोन क्या है, ये तो कितना इक्वेटर हो गया, कर्क रेखा हो गई, ये इसमें गर्मी हो गया ज़्यादा, फिर यहाँ 45 से फिर यहाँ आ गया तो यहाँ एक तो उपोष्ण हो गया। अब के डायरेक्ट यहाँ 60 पे चल गया, 45 से 60 चल गया से उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो है, ये जहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी तो नहीं चमकता, जहाँ सूर्य सिर के ऊपर
कभी नहीं चमकता, सूर्य की किरण नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ ताप हमेशा कम होते हैं। अतः यानी कि उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, ताप क्या कम होगा। ध्रुवीय कटिबंध क्या पोलर जोन जोन क्या होता है, 60 से 66 कितना से सॉरी 45 से 66 और 66 से 90 के मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ ताप अत्यंत कम होता है जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी होता है। जहाँ वहाँ क्या था हमेशा क्या था वहाँ हमेशा बर्फ जमी होती है, उसे ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखा के अक्ष क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही कहता है जिसमें जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे अक्ष कहता है। और ध्रुव क्या है, पृथ्वी पर वो दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे कहते हैं ध्रुव कहते हैं। और यहाँ से यानी कि यहाँ से काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ये कहते हैं ध्रुव, ये क्या था ध्रुव कहलाते हैं, ये क्या था ध्रुव पता, और इसे अक्ष और कहते हैं इसे अक्ष भी कहते हैं और कहते हैं। और अक्षांश वृत्त क्या है, विषुवत वृत्त के समांतर, अक्षांश में विषुवत वृत्त के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा वृत्त को ही अक्षांश वृत्त कहते हैं। देशांतर क्या है, तो देशांतर के किसी स्थान पर प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की कोणीय दूरी को ही देशांतर कहते हैं। और देशांतर रेखा वे ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले क्या कहते हैं, तो देशांतर कहते हैं। और विषुवत वृत्त के खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अक्षांश। इसे क्या कहा जाता है, इसे अक्षांश कहा जाता है ना, इसे अक्षांश कहते हैं। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया है जाता है। स्थानीय समय क्या, किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय यानी कि किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई में होगा, यानी कि यहाँ आकाश क्या, जब सूर्य यहाँ सबसे अधिक जब यानी कि जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंची पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। सबसे ऊंची ऊपर तो यहाँ क्या होता है, तो 12 बजते हैं और इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा का पर का स्थानीय समय है। मानक समय क्या है, मानक समय जो है ना किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय है। मानक समय क्या स्थानीय समय है।